वीडियो में मैं हिंदी क्षितिज भाग 2 का चैप्टर पाठ 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसके लेखक सर्वेश्वर दयाल शर्मा जी हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। तो उस पाठ का सार बताऊंगी। तो चलिए चलते हैं हम वीडियो पे। तो दोस्तों, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ का पहले हम संक्षिप्त परिचय देते हैं, फिर पाठ का पूरा सार याद करेंगे। तो संस्मरण शैली में रचित इस पाठ का संबंध वफादार कामिले बुल्के से है। भारत को अपनी कर्मभूमि बनाने वाले वफादार बुल्के का जन्म बेल्जियम के रेम्स चैपल शहर में हुआ था। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश फादर बुल्के द्वारा ही तैयार किया गया है। फादर बुल्के पारंपरिक अर्थ में सन्यासी नहीं थे। लेखक के साथ उनके घनिष्ठ संबंधों की झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। लेखक का कहना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। तो पाठ का सारांश है। बेल्जियम के रेम्स चैपल में जन्मे फादर वफादार बुल्के बचपन से ही क्या थे? अत्यंत संवेदनशील थे। इनके स्वभाव की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? कि ये शांत थे, करुणामयी थे और ममतामयी थे। इनकी स्वभाव की विशेषताएं क्या थी? कि शांत थे, करुणामयी थे और ममतामयी थे। इनके इस स्वभाव को देखकर माँ ने बचपन में ही इनके बड़े होकर सन्यासी बनने की घोषणा कर दी थी। सचमुच इंजीनियरिंग की अंतिम वर्ष की पढ़ाई को छोड़कर पादरी बनने की उन्होंने विधिवत शिक्षा ली। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता संवेदनशीलता को देखते हुए उन्होंने भारत आने की शर्त भी रखी और भारत आ गए। फादर के पिता व्यवसायी थे, मतलब बिजनेसमैन थे। एक भाई पादरी और एक परिवार के साथ रहकर अपना काम करने वाला था। पिता और भाइयों से उनके विशेष लगाव नहीं थे। हाँ, बहुत दिनों तक विवाह न कर चिंता पैदा करने वाली और बाद में विवाह करने वाली एक जिद्दी और सख्त मिजाज बहन भी थी। माँ की उन्हें बहुत याद आती थी क्योंकि ये भारत आ गए थे। उनके पत्रों को वो अपने मित्र रघुवंश को दिखाते रहते थे। भारत आने पर जीसस संघ में 2 साल तक फादर बुल्के ने पादरियों के बीच धर्माचार की शिक्षा प्राप्त की। 9-10 वर्ष तक दार्जिलिंग में रहकर अन्य अध्ययन कार्य किया। कलकत्ता में रहते हुए बीए तथा इलाहाबाद में एमए की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से सन 1950 में शोध प्रबंध राम कथा उत्पत्ति और विकास लिखा। रांची में सेंट जेवियर्स कॉलेज के हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में उन्होंने कार्य किया। उन्होंने मांत्रिक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड के रूपांतरण नीला पंछी के नाम से किया। बाइबल का अनुवाद किया। एक अंग्रेजी हिंदी कोश भी तैयार की। हिंदी के प्रति अपना प्रेम प्रकट किया। फादर भारत में रहते हुए 2-3 बार ही अपने देश बेल्जियम गए। लेखक का परिचय फादर से इलाहाबाद में रहते हुए हुआ और दिल्ली आने पर भी बना रहा। परिमल में हुई मुलाकातों के दौरान उनके महान व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनके साथ पारिवारिक संबंध बन गए। नीली आंखों वाले गोरे रंग के फादर अपनी झाई मारती भूरी दाढ़ी के साथ लंबे सफ़ेद चौके में लिपटे रहते। ईश्वर में उनकी गहरी आस्था थी। सभी के प्रति उनमें वात्सल्य उमड़ता रहता। वे निर्लिप्त होकर हंसी मजाक और गोष्ठियों में शामिल होते थे। गंभीर बहसों में और चर्चाओं पर बेबाक राय देते थे। प्रियजनों के सभी उत्सवों और संस्कारों में मुश्किल घड़ियों में भी शामिल होकर बड़े भाई और पुरोहितों जैसे आशीष देते और अपनाते जाते थे। उनके संपर्क में आने वाला उनकी करुणा से भीग जाता और कर्म का एक नया संकल्प लेने को प्रेरित होता। कुल मिला के हम क्या बोलेंगे कि ये बहुत ही अच्छे थे। इनका नेचर बहुत ही अच्छा था, बहुत दयालु थे, बहुत अच्छे थे फादर। लेखक को 35 वर्ष तक फादर से अपनत्व का वरदान मिला था। लेखक इलाहाबाद की सड़कों पर साइकिल चलाते फादर के पास दौड़कर चला आता, उनकी साइकिल रोक देता और अपने पढ़ने की जानकारी देता, परंतु वे कभी आवेश में नहीं आते थे और न ही क्रोधित होते। लेखक ने अपने पत्र को पहले बार अन्न खिलाए जाने के संस्कार के अवसर पर फादर की आंखों में तड़ते वात्सल्य का अनुभव किया था।
जो अन्नप्राशन होता है ना, तो अपने पोते का वो किए थे, तो उसका बता रहे हैं। पत्नी और पुत्र की मृत्यु पर फादर की दी सांत्वना में हर मौत दिखाती है जीवन की को नई राह। कहीं पंक्ति ने लेखक को एक अनोखी शांति प्रदान की थी। वास्तव में फादर की सांत्वना के दो शब्द बड़े से बड़े दुख में भी गहरी तपस्या के बाद मिलने वाली अनोखे जीवन की मार्गदर्शक रोशनी प्रदान करते थे। फादर अपने अकाट्य तर्कों से हिंदी को राष्ट्रीय एकता की दृढ़ता में सहायिका सिद्ध करते थे तथा उसे राष्ट्रभाषा बनाने पर जोर देते थे। वो हिंदी भाषाई को ही हिंदी की उपेक्षा करने पर झुंझलाते और दुखी हो जाते। फादर की मृत्यु दिल्ली में जहरवाद से पीड़ित होकर हुई। अंतिम समय में उनकी दोनों हाथों की उंगलियां सूज गई थीं। दिल्ली में रहकर भी लेखक को उनकी बीमारी और उपस्थिति का ज्ञान न होने पर लेखक को बहुत अफसोस हुआ था। 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक नीली गाड़ी से रघुवंश जी के बेटे परिजन राजेश्वर सिंह और कुछ पादरियों ने उतारा और अंतिम छोर पर पेड़ों की घनी छाया से ढकी कब्र तक ले जाया गया। उपस्थित लोगों में जैनेन्द्र कुमार, विजयेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञानक शिक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश, डॉक्टर रघुवंश, मसीही समुदाय के लागे और पादरीगण थे। फादर के मृत शरीर को कब्र पर लेटाने के बाद रांची के फादर पास्कल तोयना ने मसीही विधि से अंतिम संस्कार किया। फिर फादर बुल के धरती में जा रहे हैं। इस धरती में ऐसे रत्न और पैदा हों कहकर उनके जीवन और कर्मों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फादर बुल्के ने सभी को जीवन का अमृत पिलाया, फिर भी ईश्वर ने उनके लिए सहरवाद जैसे बीमारी का विघ्न क्यों दिया? लेखक समझ नहीं पाया, उसे यह अन्यायपूर्ण लगा। लेखक फादर को ऐसे सघन वृक्ष की उपमा देता है जो अपनी घनी छाया, फल फूल और गंध से सबका होने के बाद भी सबसे अलग और सर्वश्रेष्ठ था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में से हुई। अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उप संपादक और पराग के संपादक रहे। ये बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। सन 1983 में इनका क्या हो गया था? आकस्मिक निधन हो गया था। इनके प्रमुख कार्य थे कविता संग्रह, काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दाद और खुटियों पर टंगे लोग। उपन्यास थी इनकी पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, और इनकी कहानी संग्रह थी लड़ाई। नाटक था इनका बकरी। बाल साहित्य था इनका भौं भौं, खाओ खाओ, बतूता का जूता, लाख की नाक। लेखक संग्रह क्या था? चर्चे और चरखे। तो देखिए, इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे। क्वेश्चन पहला है कि फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसे क्यों लगती थी? तो बताएंगे कि देवदार का वृक्ष आकार में लंबा चौड़ा होता है तथा छायादार भी होता है। उसी प्रकार फादर बुल्के का व्यक्तित्व भी ऐसा ही था। जिस प्रकार देवदार का वृक्ष बेहद होने के कारण, बड़ा होने के कारण लोगों को छाया देता है, शीतलता देता है, ठीक उसी प्रकार फादर बुल्के भी उनके शरण में जो आता है, उनसे जो लगाव करता है, उसको आश्रय देते थे तथा दुख के समय में सांत्वना के वचनों द्वारा उनको शीतलता प्रदान करते थे। क्वेश्चन दूसरा है, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं। किस आधार पर ऐसा कहा गया है? तो बोलेंगे कि फादर बुल्के को भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग इसलिए कहा गया है क्योंकि वो बेल्जियम से भारत आकर यहाँ की संस्कृति में पूरी तरह रच बस गए थे, पूरी तरह रंग गए थे हिंदुस्तान के रंग में। वो सदा यह बात कहते थे कि अब भारत ही मेरा देश है। भारत के लोग ही उनके लिए सबसे अधिक आत्मीय थे। वे भारत की सांस्कृतिक परंपराओं को पूरी तरह आत्मसात कर चुके थे। फादर हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए बहुत से प्रयास किए तथा हिंदी के समृद्धि के लिए ब्लू वर्ड तथा बाइबिल का हिंदी रूपांतरण भी किए। वे भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत थे। क्वेश्चन तीसरा है, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि फादर बुल्के के हिंदी प्रेम के कई प्रसंग इस पाठ में आए हैं। जैसे इलाहाबाद में फादर बुल्के परिमल नाम की साहित्यिक संस्था से जुड़े थे। वे वहाँ हिंदी भाषा व साहित्य से संबंधित गोष्ठियों में सम्मिलित होते हुए गंभीर बहस करते थे। वे लेखकों की रचनाओं पर अपनी स्पष्ट राय और सुझाव भी देते थे। वे सड़क पर जा रहे
लेखकों के पास साइकिल से उतरकर पहुंच जाते और उनकी रचनाओं पर बातचीत करते। फादर बुल्के ने हिंदी में शोध भी किया, जिसका विषय था राम कथा, उत्पत्ति और विकास। उन्होंने एक नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी में नील पंछी के नाम से अनुवाद किया। फादर बुल्के रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए। वहीं उन्होंने अंग्रेजी हिंदी कोश तथा बाइबल का अनुवाद भी तैयार किया। फादर बुल्के को हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की बड़ी चिंता थी। वह हर मंच पर इस चिंता को प्रकट करते थे और इसके लिए अकाट्य तर्क देते। वो हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा कर दुखी हो जाते। क्वेश्चन 4 है कि इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। हम बताएंगे फादर बुल्के एक निष्काम कर्मयोगी थे। वे लंबे, गोरे, भूरी दाढ़ी व नीली आंखों वाले चुंबकीय आकर्षण से युक्त सन्यासी थे। अपने हर प्रियजन के लिए उनके हृदय में ममता व अपनत्व की अमृतमयी भावना उमड़ती रहती थी। उनके व्यक्तित्व में मानवीय करुणा की दिव्य चमक थी। वे अपने प्रियजनों को आशीष भर देते थे। वे भारत को ही अपना देश मानते हुए यहीं की संस्कृति में रच बस गए थे। वे हिंदी के प्रकांड विद्वान थे। वे हिंदी के उत्थान के लिए सदैव तत्पर रहते थे। उन्होंने हिंदी में PhD की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत ब्लू बर्ड तथा बाइबल का हिंदी अनुवाद भी किया। फादर बुल्के अपने स्नेहजनों के व्यक्तिगत सुख दुख का सदा ध्यान रखते थे। वे रिश्ते बनाते तो तोड़ते नहीं थे। उनके सांत्वना भरे शब्दों से लोगों का हृदय प्रकाशित हो उठता था। अपने व्यक्तित्व की महानता के कारण ही वो सभी को श्रद्धा के पात्र थे। क्वेश्चन 5, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? तो लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा के दिव्य चमक इसलिए कहा है क्योंकि फादर के हृदय में मानव मात्र के प्रति करुणा की असीम भावना विद्यमान थी। उनके मन में अपने हर एक प्रियजन के लिए ममता और अपनत्व का भावना उमड़ता रहता था। वे लोगों को अपने आशीषों से भर देते थे। उनकी आंखों की चमक में असीम वात्सल्य तैरता रहता था। वे लोगों के सुख दुख में शामिल होकर उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करते थे तथा उन्हें सांत्वना भी देते थे। लोगों का कष्ट उनसे देखा नहीं जाता था। क्वेश्चन 6 है कि फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की। कैसे? तो बताएंगे हम कि प्रायः सन्यासी सांसारिक मोह माया से दूर रहते हैं, जबकि फादर ने ठीक उसके विपरीत छवि प्रस्तुत की। परंपरागत सन्यासियों के परिपाटी का निर्वहन न कर वे सबके सुख दुख में शामिल होते। एक बार जिससे रिश्ता बना लेते उससे कभी रिश्ता नहीं तोड़ते थे। सबके प्रति अपनत्व, प्रेम और गहरा लगाव रखते थे। लोगों के घर आना जाना नित्य प्रति काम था। इस आधार पर कहा जा सकता है कि फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग छवि प्रस्तुत की। इसका आशय स्पष्ट करना है। क्वेश्चन 7 है, नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। तो यहाँ पे हम बताएंगे आशय यह है इस पंक्ति का कि फादर बुल्के की मृत्यु पर वहाँ उपस्थित नम आँखों वाले व्यक्तियों के नामों का उल्लेख करना सिर्फ स्याही को बर्बाद करना है। कहने का आशय यह है कि आंसू बहाने वालों की संख्या इतनी अधिक थी कि उसे गिनना संभव नहीं था, क्योंकि उनके जाने का दुख ऐसा था लोगों को कि बता नहीं सकते कितनी भीड़ उमड़ी थी। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। तो हाँ, फादर जिस प्रकार एक उदास शांत संगीत को सुनते समय हमारा मन गहरे दुख में डूब जाता है, वातावरण में एक अवसाद भरी निस्तब्ध शांति छा जाती है और हमारी आंखें अपने आप ही नम हो जाती है, ठीक वैसा ही दशा फादर बुल्के को याद करना है। मतलब उनको याद करेंगे हम तो सिर्फ उदास ही होना है हमें। रचना और व्यक्त के आधार पर क्वेश्चन है कि आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? तो हम बताएंगे कि हमारे विचार से फादर बुल्के ने भारत के प्राचीन एवं गौरवपूर्ण इतिहास तथा यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, जीवन दर्शन, सत्य, अहिंसा, प्रेम, धर्म त्याग तथा ऋषि मुनियों से प्रभावित होकर भारत आने का मन बनाया होगा, क्योंकि अपना भारत देश है ही इतना अच्छा, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल। इस पंक्ति में फादर बुल्के ने अपनी जन्मभूमि के प्रति कौन सी भावनाएं अव्यक्त होती है? आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं? तो हम बताएंगे फादर कामिल बुल्के की जन्मभूमि रेम्स चैपल थी।
फादर बुल्के के इस कथन से स्पष्ट होता है कि उन्हें अपनी जन्मभूमि से प्रेम था तथा वह अपनी जन्मभूमि को बहुत याद करते थे। मनुष्य कहीं भी रहे परंतु अपनी जन्मभूमि की स्मृतियां हमेशा उसके साथ रहती हैं। बात सही है, आप कहीं भी रहो लेकिन अपनी जन्मभूमि होती है। हमारे लिए भी हमारी जन्मभूमि अनमोल है। हमें अपनी जन्मभूमि की सभी वस्तुओं से प्रेम है, यही हमारा पालन पोषण हुआ। अतः हमें अपनी मातृभूमि पर गर्व है। हम चाहे जहाँ भी रहें परंतु ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारी जन्मभूमि को अपमानित होना पड़े। निम्नलिखित वाक्यों में समुच्चय बोधक छांटकर अलग कीजिए। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। तो इसमें क्या है समुच्चय बोधक? आपको समुच्चय बोधक पढ़ा है आपने? इसमें है और, क्या है इसमें? और आप बोलेंगे तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। कि समुच्चय बोधक इसमें है कि, इसमें और हो गया, इसमें कि। वे रिश्ता बनाते तो तोड़ते नहीं थे। तो इसमें समुच्चय बोधक आप लोग पढ़ लेना, बहुत इजी, मैं बता दूंगी। उनके मुख से संतावना के जादू भरे 2 शब्द सुनना ही एक ऐसी रोशनी में भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती थी। जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती थी। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में ही था, लेकिन वो स्मृति में अक्सर डूब जाते थे। समुच्चय बोधक वो है जो जहाँ पे सेंटेंस को, वाक्य को जोड़ा जाता है, या यहाँ जहाँ पे थोड़ा सा हम रुकते हैं। कोई एक वाक्य बोले फिर थोड़ा सा स्टॉप होते हैं, तो वहाँ पे लगता है जैसे तो, कि, और, जो, लेकिन, परंतु। ये समुच्चय बोधक है। आपको डिटेल में जानना होगा तो आप मुझे कमेंट्स कर देना, मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगी। मुझे व्यंजन के संधि का भी वीडियो बनाना है, तो आप लोग बताएंगे तभी मैं व्यंजन संधि, अगर आपको नीड है तो व्यंजन संधि का वीडियो भी बना दूंगी। अभी यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म हुआ। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा इसका। जहाँ भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट्स करना। तब तक के लिए धन्यवाद।